शकीरा खलीली, ये नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। मैसूर के दीवान की वो पोती थी। 1986 में शकीरा ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत श्रद्धानंद से शादी कर ली। जिस समय उनकी शादी होती है उस समय शकीरा तकरीबन 600 करोड़ रुपए की मालकिन थी और शादी के महज 5 साल बाद ही शकीरा की मौत हो जाती है। बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन एक बार फिर से ये हत्याकांड चर्चा में आ जाता है। स्वामी श्रद्धानंद के नाम से मशहूर मुरली मनोहर मिश्रा ने एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरोल की अर्ज़ी दायर की है। मुरली मनोहर मिश्रा अपनी पत्नी शकीरा खलीली की हत्या के जुर्म में लगभग पिछले 30 सालों से सलाखों के पीछे बंद है। मिश्रा 1994 से उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। 84 साल के स्वामी श्रद्धानंद ने इससे पहले पिछले साल अप्रैल में राजीव गांधी मर्डर केस की दोषी नलिनी श्रीहरन की रिहाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई की गुहार लगाई थी। वो कहते कि जब राजीव गांधी की हत्यारन को बेल मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं, लेकिन उस समय कोर्ट ने श्रद्धानंद की इस पैरोल को खारिज कर दिया था। तो सवाल उठता है, शकीरा खलीली कौन थी, उसका कत्ल क्यों किया गया था। शकीरा खलीली मैसूर के दीवान की पोती थी। उनका जन्म 27 अगस्त 1947 को चेन्नई में व्यवसायी गुलाम हुसैन नमाजी और गोहर ताज बेगम मिर्ज़ा के यहाँ हुआ था। अब चूँकि वो राजघराने में पैदा हुई थी, उसका अंदाज़ ही कुछ अलग था। राजसी ठाठ बाट थे, बहुत खूबसूरत थी, अपना ही उसका ज़िंदगी जीने का एक स्टाइल था। 1965 में 18 साल की उम्र में शकीरा अपनी माँ की बहन के बेटे अकबर मिर्ज़ा खलीली से लव मैरिज कर लेती है। अकबर जो है वो एक जाने माने टेनिस खिलाड़ी थे। उस समय वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर भी थे। बाद में ईरान में उनको भारत का राजदूत भी नियुक्त किया गया था। काफ़ी बड़े आदमी थे। दोनों का परिवार हंसी खुशी चल रहा था। दोनों के यहाँ 4 बेटियाँ जन्म लेती हैं। उनकी ज़िंदगी खुशहाल थी, लाइफ जो है बड़े अच्छे से बीत रही थी। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी। लेकिन अचानक से कहते हैं ना कि वक्त को किसी की नज़र लग जाती है, ऐसा ही उनके साथ भी होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद अकबर जो है उनको काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था, जिस कारण से शकीरा घर में अकेली रहती। उसको ऐसा लगता कि मेरे लिए मेरे पति के पास वक्त ही नहीं है। तभी शकीरा की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कि सब कुछ बदल के रख देता है। शादी को 25 साल बीत चुके थे। एक पार्टी में शकीरा की मुलाकात मनोहर मिश्रा नाम के एक शख्स से होती है। मिश्रा राज परिवार के घर में काम करता था। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान जो मिश्रा है वो अपना रुख अध्यात्म की तरफ कर लेता है और वो अपना नाम बदलकर मिश्रा से स्वामी श्रद्धानंद बन जाता है। शकीरा जो है उसके यहाँ 4 बेटियाँ थी, लेकिन बेटा कोई नहीं था। शकीरा कई पीरों के फ़कीरों के पास जाती रहती थी ताकि जो उसके घर में बेटा पैदा हो जाए। इस कमी को पूरा करने के लिए वो अपने दोस्त स्वामी श्रद्धानंद के पास जाती है। वो उस समय आश्रम बनाकर वहाँ पर रहता था। बेटे की चाहत में वो अक्सर स्वामी श्रद्धानंद से मिलने जाती और उससे बात करती कि कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर में बेटा पैदा हो सके। श्रद्धानंद उससे मीठी मीठी बातें करता। ऐसे में शकीरा और श्रद्धानंद दोनों पास आने लगते हैं। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। इसी प्यार में शकीरा एक दिन इतनी अंधी हो जाती है कि वो अपने पति अकबर से तलाक ले लेती है और 1986 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत श्रद्धानंद से दूसरी शादी कर लेती है। शादी के समय शकीरा की जो संपत्ति है वो 600 करोड़ रुपए के करीब थी। शादी तो शकीरा ने कर ली थी, लेकिन बेटियों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शादी के बाद शकीरा और श्रद्धानंद बेंगलुरु में जाके रहने लगते हैं, लेकिन दोनों की बेटियां जो है वो इस शादी से खुश नहीं थी। इसलिए वो
अपने पिता के साथ रहना पसंद करती हैं और अपनी मां का साथ छोड़ देती हैं और अपने पिता के पास चली जाती हैं। पिता, जिनका नाम अकबर होता है, वो अपनी बेटियों से काफ़ी प्यार करते थे। 3 लड़कियां तो अपने पिता के पास चली जाती हैं, लेकिन चौथी लड़की है वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। उस बेटी का नाम सबा होता है। वो माँ के साथ रहने का फैसला करती है। सबा को मॉडलिंग का भी शौक़ था। ऐसे में शकीरा ने उसको मुंबई भेज दिया ताकि वो अपना कैरियर बना सके। लेकिन बीच बीच में वो अपनी माँ से मिलने के लिए अक्सर आ जाया करती थी। शकीरा और श्रद्धानंद की शादी को एक एक करते 5 साल का वक्त बीत चुका था। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। शकीरा और श्रद्धानंद बेंगलुरु में अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक दिन शकीरा गायब हो जाती है। सबा उसको कई बार फ़ोन करती है, क्योंकि वो मुंबई में रह रही थी, माँ से दूर थी, लेकिन फ़ोन पर अक्सर बातें होती रहती थी। लेकिन शकीरा उसके किसी भी फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। ऐसे में जब श्रद्धानंद को बेटी फ़ोन करती है और अपनी माँ के बारे में पूछती है, तो श्रद्धानंद उसको कई तरह के बहाने बनाकर लगाने लगता है, बातों को गोल गोल घुमाता। इसी तरह सबा जो है वो अपनी माँ को तलाशते हुए मुंबई से बेंगलुरु आ जाती है। घर पर वो माँ को नहीं देखती। श्रद्धानंद ने अपनी बेटी को कहा कि शकीरा जो है वो अमेरिका चली गई है। श्रद्धानंद ने सबा को बताया कि दरअसल शकीरा प्रेग्नेंट थी और वो अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल में अपने जो है डॉक्टरी मुआयना करवाने के लिए गई है। ये बात सबा को कुछ हज़म नहीं हो रही थी। वो उसी समय अमेरिका के हॉस्पिटल में संपर्क करती है, लेकिन वहाँ पर उसको ये जानकारी मिलती है कि शकीरा नाम की कोई भी पेशेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद साफ साफ झूठ बोल रहा था। सबा के दिमाग में शक पैदा होने लगता है। वो समझ चुकी थी कि श्रद्धानंद उसकी माँ के बारे में उससे झूठ बोल रहा है और हो सकता है कि उसकी माँ को गायब करने के बीच भी श्रद्धानंद का ही हाथ हो। ऐसे में सबा जो है वो पुलिस के पास जाती है और अपनी माँ के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस सारा मामला दर्ज कर लेती है और अपने बिहाफ पर पुलिस वाले छानबीन करना शुरू कर देते हैं। शक के आधार पर पुलिस वाले सबसे पहले तो स्वामी श्रद्धानंद को उठाते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जो है वो उस समय अच्छे खासे रसूख का मालिक था। पुलिस वाले उसके साथ सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाते। इसके अलावा पुलिस ने शकीरा के घर वालों, उसके पहले पति, उसकी बेटियों से भी बात की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस लगातार छानबीन करती है, लेकिन धीरे धीरे इस घटना को 1, 2 और इस तरह से 3 साल बीत जाते हैं। शकीरा का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। तभी इस केस में एक ऐसा मोड़ आता है जो कि केस को रातों रात सॉल्व कर देता है। क्या वो मोड़ था, किस तरह से ये सॉल्व होता है, दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक रात बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक सिपाही एक होटल में बैठा हुआ था। वहाँ पर शराब पी रहा था वो, लेकिन उसने बिल्कुल थोड़ा ही पिया था, अपने होशो हवास में था। वहाँ पर उसके पास के टेबल में ही एक और शराबी बैठा हुआ था। जो पास में बैठा हुआ शराबी था वो स्वामी श्रद्धानंद के घर में काम करने वाला नौकर था। अब वो पुलिस वाले के पास बैठ जाता है। दोनों आपस में पैग लगाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। नशे में जब वो नौकर पूरी तरह से धुत हो जाता है तो वो कहता है कि पुलिस वाले जो शकीरा की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस वाले शकीरा को कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। सिपाही ने जब नौकर की ये बात सुनी, वो तुरंत सख्ते में आ जाता है और उसको उसी समय पकड़कर थाने ले जाता है। थाने में पहुंचकर जब पुलिस वाले उसको थोड़ी सी 3rd डिग्री देते हैं तो उसका सारा नशा उतर जाता है और वो पुलिस की पूछताछ में सारी कहानी बयान कर देता है और कहता है कि श्रद्धानंद ने अपनी पत्नी शकीरा को ज़िंदा ही एक ताबूत में बंद करके ज़मीन में दफना दिया था। नौकर की बात सुनकर पुलिस वाले उसी समय रेड करते हैं
और श्रद्धानंद को पकड़ लेते हैं। श्रद्धानंद से जब पूछताछ की जाती है, श्रद्धानंद तो पहले अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा ने अपनी पत्नी शकीरा को मारने की बात कबूल कर लेता है। श्रद्धानंद ने शकीरा को पहले तो नशे की कोई गोलियां जो है वो खाने में मिलाकर दी और उसके बाद उसको ज़िंदा ही ताबूत में डालकर अपने बंगले में ज़िंदा दफन कर दिया। शकीरा मरी नहीं थी, वो ज़िंदा थी, लेकिन उसको ज़िंदा ही दफन कर दिया गया। पूछताछ के दौरान श्रद्धानंद के नौकर ने बताया कि श्रद्धानंद शकीरा से उसकी सारी संपत्ति और दौलत लेना चाहता था, लेकिन शकीरा जो है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम करना चाहती थी। इसी वजह से श्रद्धानंद और शकीरा के बीच अक्सर झगड़े होते थे। श्रद्धानंद जो है वो शकीरा को एक दिन मारने की साजिश रच लेता है और उसको खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर देता है, बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसको ताबूत में डालकर ज़िंदा ही दफन कर देता है। पूछताछ में नौकर बताता है कि श्रद्धानंद ने जिस जगह पर ताबूत में शकीरा को दफनाया था, उसने वहाँ पर किसी को शक न हो इसलिए टाइल्स लगवा दिए थे। उसके बाद वो उस जगह पर लगातार 3 साल तक पार्टी करता रहा। शकीरा की कब्र पर नाचते थे वो लोग। इस वजह से पूरे देश में उस मर्डर मिस्ट्री को डांसिंग ऑन ग्रेव के नाम से भी जाना जाने लगा। श्रद्धानंद अपने दोस्तों को बुलाता और उसी जगह पर, जिस जगह पर उन्होंने अपनी पत्नी को दफनाया था, उसी जगह पर नाच गाना होता और काफ़ी देर तक वो उसी जगह पर नाचते रहते। दरअसल श्रद्धानंद ने शकीरा से शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए ही की थी। वो शकीरा से कोई उसको प्यार नहीं था, उसके लिए उसके मन में कोई भी फीलिंग नहीं थी। अब चूँकि शकीरा उस समय 600 करोड़ रुपए की मालकिन थी, आज के समय से अगर आप कंपेयर करें तो 600 करोड़ आज तकरीबन 6000 करोड़ रुपया बनता है। 600 करोड़ की उस समय बहुत वैल्यू थी। श्रद्धानंद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था, लेकिन जब शकीरा उसके इरादे भांप लेती है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम पर कर देती है, तो श्रद्धानंद इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पत्नी को मारने की सारी जो है वो साजिश रचता है और इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना मर्जी शातिर हो, एक ना एक दिन वो पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। इस केस में भी ऐसा ही होता है। 1, 2 और 3 साल तो श्रद्धानंद के आराम से निकल जाते हैं। खूब पार्टियां करता, खूब मौज मस्ती करता है वो उस जगह पर जिस जगह पर उसने अपनी पत्नी को दफनाया था। लेकिन एक दिन फिर वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है और तब से लेकर आज तक वो जेल में सड़ रहा है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।